हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 14 में। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार से बोर ने किसी ऑर्बिट के रेडियस को कैलकुलेट किया था और हमारे पास जो रेडियस रखी थी वह इक्वल था r इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। यहाँ पर जेड किसी भी एटम के लिए अलग अलग होता है, एन जो है वो ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल हो गए, बाकी सब कांस्टेंट थे। सभी कांस्टेंट का जब वैल्यू पुट किया गया था तो हमारे पास जो रेडियस का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इसी रेडियस का यूज करके बोर ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रही है तो कितनी वेलोसिटी से घूम रही है, इस चीज़ को कैलकुलेट किया। तो आइए समझते हैं कि वेलोसिटी को किस प्रकार से बोर ने कैलकुलेट किया। अभी हम लोगों ने देखा कि बोर ने जो रेडियस कैलकुलेट की किसी ऑर्बिट की वो इक्वल थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। दूसरी बात बोर ने बताई कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है तो उसका वेलोसिटी हर बार चेंज करती रहती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज करता रहता है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज करती रहती है। और इसके ऊपर एक एंगुलर मोमेंटम, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक मोमेंटम होता है, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम, और वो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स होता है mvr के। इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, चॉइस हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के, लेकिन वो उसी रास्ता को, उसी चॉइस को फॉलो करता है, उसी रास्ते पर चलना पसंद करता है जहाँ पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड हो या h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह का मल्टीपल के साथ में h/2 पाई हो, जिस सर्कुलर पाथ में, उसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमना पसंद करता है। हालांकि उसके पास सैकड़ों चॉइसेस हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के। तो दूसरा जो हमारे पास रिलेशनशिप है कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल nh/2 पाई होना चाहिए, जहाँ पे n बता रहा है ऑर्बिट नंबर, ये 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिट तक जा सकता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके हम लोग वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि v यहाँ पे है, इसी वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम इस r का वैल्यू, जो इक्वेशन 1 में r का वैल्यू है, उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में जो r है वहाँ पर पुट कर दें तो हमें वेलोसिटी का टर्म सिर्फ मिलेगा, बाकी सब चीज़ें हम लोग दी रहेंगी तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस r का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो r के वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने पर बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, जैसे कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक n से एक n कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, तो बचा रह जाएगा हमारे पास NH एप्सिलॉन नॉट, NH एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा रहेगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे v बचा रहेगा तो यहाँ v हो गया, और इधर 1/2 बचा रहेगा। तो इसको, ये हमारे पास इधर डिवाइड में है, इधर कर देंगे तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा 1 के साथ में, और ये हमारे गुना में इधर आएगा तो भागम हो जाएगा। तो जो ओवरऑल जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वो आया हमारे पास v इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n/h एप्सिलॉन नोट। इसे भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि कोई हमारा इलेक्ट्रॉन जैसा स्पीसीज है जिसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन से 5 गुना है, तो बताइए कि उसकी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा जब वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा हो। तो ये चीज़ पता रहेगी तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, वरना अगर आपको डायरेक्टली ये फार्मूला याद रहे वेलोसिटी का तो आप उस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसे भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी इस इक्वेशन को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो तो फिक्स्ड है, प्लांक्स कांस्टेंट भी फिक्स्ड है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स्ड है। तो हम लोग इन सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 वैल्यू फिक्स्ड है, तो सभी को सॉल्व करने पर हमारा जो वेलोसिटी का जो रिलेशन आ रहा है nth ऑर्बिट में वो आ रहा है 2.18 इंटू 10⁶ डिवाइडेड जेड डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाय n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आप याद रखेंगे, इसे डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। अगर आपको जेड और n दिया रहे तो आप वेलोसिटी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखने से क्या मिल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो जेड पर डिपेंड कर रही है और n पर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी जो है वो जेड पर और n पर डिपेंड कर रही है, अर्थात जेड अगर बढ़ेगा, किसी एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एटम की वहाँ पे बढ़ जाएगी। और अगर n की बात करें, n जो है वो ऑर्बिट नंबर को बता रहा है, सेल नंबर की बात कर रहा है, तो अगर n हमारा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट जाएगी। मतलब ऑर्बिट नंबर 5 की बात करें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और ऑर्बिट नंबर 4 की बात करें वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है, दोनों में बहुत अंतर रहेगा। 5 वाला जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम रहेगी,
क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो जाएगी। 4 वाला में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी 5 वाले से तुलना में। इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और उसके बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस तरह से देखने को मिलती है। तो जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन रहेगा, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाइड्रोजन के केस में, फिर दूसरी कक्षा होगी, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा, फिर पाँचवीं कक्षा। तो हम लोग कक्षा 1 की बात करते हैं, यानी कि n=1 की बात करते हैं। तब वेलोसिटी कितनी होगी दूसरी को देखते हैं। अभी वेलोसिटी इक्वल्स टू, यानी कि पहली कक्षा में वेलोसिटी v1 लिखते हैं, तो यह जगह 2.18 × 10⁶ इंटू Z/n। तो यहाँ पे Z की वैल्यू भी हाइड्रोजन केस में 1 होगी और n हम लोग 1 मान के चल रहे हैं कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से घूमेगा। तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 1/1, यानी कि ये 1 आया। तो सिंपली हमारे पास जो वैल्यू आया पहली कक्षा में वेलोसिटी आई इलेक्ट्रॉन की वाई 2.18 इंटू 10⁶ मीटर/सेकेंड। ये पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम लोग दूसरी कक्षा की बात करते हैं। तो दूसरी कक्षा में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी हमारी, v2 = 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर/सेकेंड। तो Z हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ जो n की वैल्यू वो 2 आ जाएगी। तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 1/2 मीटर/सेकेंड। ये ध्यान दीजिए, ये हमारी कितनी वेलोसिटी किसके बराबर थी, ये पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी वो इतनी थी, इंटू 1/2 मीटर/सेकेंड। यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि जो दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रही है उसकी स्पीड पहली कक्षा का आधा है। मतलब जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रही होगी हाइड्रोजन के केस में वो काफ़ी स्पीड से घूम रही होगी, और दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रही है वो काफ़ी स्लोली घूम रही है, मतलब आधा स्पीड से घूम रही है। तीसरी कक्षा की देखते हैं हम लोग। तीसरी कक्षा की स्पीड की बात करते हैं तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर/सेकेंड। तो Z तो हमारा एक ही रहेगा, n सिर्फ चेंज होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 2.18 इंटू 10⁶ 1/3 मीटर/सेकेंड। यहाँ ये जो वैल्यू है वो पहली कक्षा की वैल्यू थी, स्पीड जो थी इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में वो इतनी थी, तो ये v1 के बराबर आ गई इंटू 1/3। तो यहाँ देखने के बाद चल रहा है कि जो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो और कम स्पीड से चलने लगी, वो पहली कक्षा के 3 गुना कम स्पीड से चल रही है। पहली कक्षा के 3 गुना कम स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है। मतलब इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए कि हमारे पास न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगी अगर, तो उसकी स्पीड दूसरी कक्षा से 2 गुना रहेगी। और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए कि दूसरी जो कक्षा है उसकी वेलोसिटी, मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो पहली कक्षा से आधी होगी, और तीसरी वाली जो ऑर्बिट है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो पहली कक्षा से 3 गुना कम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जितना न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करता है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो ज़्यादा वो तेज़ी से रिवॉल्व करेगा। और जनरली जो हमारा वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, Z पे और n पे। वेलोसिटी हमारा Z पे और n पे डिपेंड कर रहा है। Z बढ़ रहा है तो हमारा वेलोसिटी भी बढ़ेगा, n हमारा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी हमारा घट जाएगा। तो n हमारा तीसरा सबसे लास्ट में, तीसरी वेलोसिटी ऑब्वियस है कि घट जाएगी। तो अगर हमें रेशियो निकालना हो v1:v2 का, तो पहला जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हम लोगों ने देखी थी कि 2.18 इंटू 10⁶ आया था, डिवाइडेड बाय, अगर दूसरे ऑर्बिट की बात करें तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो आई थी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 1/2 आई थी। तो ये से कैंसिल हो जाएगी, 2 ऊपर चली जाएगी तो आएगी 2:1। तो अब ध्यान देंगे कि जो v1 डिवाइड बाई v2 है वो कितना रेशियो आया हमारे पास, 2:1। उसी तरह से अगर v3 डिवाइडेड बाय v2 की बात करें, या v1 की ही बात करते हैं अगर हम लोग v1, तो ये आएगा 1:3, क्योंकि ये 3 टाइम्स बड़ा होगा। v1 जो होगा वो 3 टाइम्स होगा v3 के तुलना में। इसको देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि v1 जो है उसकी रेशियो v3 से निकाले तो v1 हमारे पास आया था 2.18 इंटू 10⁶ मीटर/सेकेंड, और v3 जो हमारा आएगा वो आएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 1/3 मीटर/सेकेंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3:1, अर्थात v1 डिवाइड बाई v3 आया हमारे पास 3:1। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, तो इस तरह से जवाब आप दे सकते हैं। आई होप आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया हो। हाइड्रोजन के केस में आपने देखा कि वेलोसिटी में कितना बड़ा अंतर आ रहा है। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा थी, दूसरे में कम, फिर तीसरे में कम, चौथे में और कम, इस तरह से वेलोसिटी घटती चली जाएगी। और एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रभाव से दूर चला जाएगा
और उसकी वेलोसिटी इन्फिनाइट या दूसरे वो हो जाएगी, उसके संपर्क में नहीं रहेगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।